अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके जो मॉडर्न कंसेप्ट है अबाउट बिहेवियरल साइकोलॉजी या कौन कौन से अप्रोचेस ऐसी है जिसमें आप बिहेवियरल साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करवा सकते हो या बिहेवियरल साइकोलॉजी की तरफ कौन कौन से अप्रोचेस यूज होते हैं तो पढ़ेंगे। याद रखिए इससे पहला वाला जो लेक्चर था इसका पहला पार्ट, इसमें हमने सिंपली साइकोलॉजी का डिफिनीशन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर उस साइकोलॉजी का गोल्स क्या थे वो हमने पढ़े थे और साथ में जो है ना साइकोलॉजी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी है ये किस तरह वजूद में आया वो हमने पढ़ा था। इस लेक्चर से पहले आपने उसको जरूर देखना था कि आपका जो रूट कंसेप्ट है वो बिल्ड अप हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिहेवियरल साइकोलॉजी की। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है, इसका जो मॉडर्न कंसेप्ट है ये किस तरह वजूद में आया और साथ में जो है कौन कौन से अप्रोचेस यूज होते हैं विद इन द बिहेवियरल साइकोलॉजी ताकि हम ऑब्जर्व कर सके या डिटरमाइन कर सके और बिहेवियरल साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या मकसद है इन चीज़ों की। तो सबसे पहले बिहेवियरल साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में हमने दो बातें की थी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड और प्लस बिहेवियर। तो उसमें हमने ये दो बातें की थी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, लेकिन यहाँ पर हमने उधर माइंड का भी पढ़ा था, बिहेवियर का भी पढ़ा था, माइंड के पीछे जो कंसेप्ट है वो सब कुछ हमने उधर पढ़ा था। ओके, तो माइंड एंड बिहेवियर दोनों को स्टडी साइकोलॉजी है। अब बिहेवियरल साइकोलॉजी में हमने सिर्फ इसकी एक एस्पेक्ट को उठाया, कौन सा एस्पेक्ट, दैट इज बिहेवियर, और हम सबसे ज्यादा फोकस माइंड भी हम इधर पलटे हैं लेकिन हमारा मेन फोकस वो क्या होता है, वो बिहेवियर होता है। सो बिहेवियरल साइकोलॉजी इज द स्पेशलिटी विद इन द साइकोलॉजी। क्या है ये स्पेशलिटी विद इन द साइकोलॉजी है। बिहेवियरल साइकोलॉजी इज द स्पेशलिटी विद इन द साइकोलॉजी क्योंकि इसमें हम साइकोलॉजी का एक एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर। और इसमें हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी हम स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी में हम मोर स्पेसिफिकेशन देते हैं कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द बिहेवियर, कि हमारा जो बिहेवियर रोनुमा होता है इस बिहेवियर के पीछे क्या साइंस है, मतलब कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और किस वो तरह से ये बिहेवियर वजूद में आता है। तो दैट इज द स्टडी विद इन द साइकोलॉजी। वो हम साइकोलॉजी में मोर फोकस उस पर देते, लेकिन विद इन द बिहेवियर इसमें हम क्या देते, इसमें हम इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस देखते हैं कि ह्यूमन के दरमियान कौन कौन से इंटरेक्शन है और ये इंटरेक्शन किस तरह से वजूद में आते हैं। तो दैट इज फ्रॉम द बिहेवियर, कि आपकी बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान की तरफ कैसा है। तो फ्रॉम दीज बिहेवियर्स द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड। तो विद इन द बिहेवियरल साइकोलॉजी इसमें हम फिर मोर फोकस देते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से ये ह्यूमन बीइंग के दरमियान ये जो ताल्लुकात है ये वजूद में आते हैं। तो याद रखिए साइकोलॉजी मोर फोकस on the mental processes behind behavior and behavioral psychology is more focuses on the interaction between the behavior the human being or the behavior between the human being. Okay, so these are the differences between the behavioral psychology and the psychology. अब आपको समझ आया हुआ होगा, लेकिन इधर स्लाइड से अगर आप देखें तो स्लाइड में ये दोनों पहले वाली जो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स, that is the introduction into the behavioral psychology, and these two points are the goals of behavioral psychology, कि इंट्रोडक्शन क्या है और फिर साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या मकसद है द साइकोलॉजी का। ओके, तो इंट्रोडक्शन, बिहेवियरल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कनेक्शन बिटवीन आवर माइंड्स एंड आवर बिहेवियर। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है, दैट इज द इंटरेक्शन, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड आवर बिहेवियर। मैंने ऊपर भी पढ़ा, लेकिन मैंने उधर क्या पढ़ा था कि हम इसमें ज्यादा फोकस करते हैं ऑन द बिहेवियर नॉट ऑन द माइंड। माइंड में हम ज्यादा फोकस माइंड पे करते हैं, वो तो साइकोलॉजी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द माइंड एंड आवर बिहेवियर, कि हमारी ये जो बिहेवियर है ये किस तरह वजूद में आते हैं, कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस से इनको गुजरना पड़ता है कि हमारा बिहेवियर। तो इसमें जो है ना मेंटल प्रोसेसेस विद इन द साइकोलॉजी हम मोर फोकस करते हैं और बिहेवियर विद इन द बिहेवियरल साइकोलॉजी हम मोर फोकस करते हैं। समटाइम्स यू विल हियर बिहेवियर साइकोलॉजी रेफर टू एज बिहेवियरिज्म। तो ये देखिए ना कि इसमें हम बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, इस वजह से बाज औकात बिहेवियरल साइकोलॉजी को हम बिहेवियरिज्म भी
कहते हैं। और बिहेवियरिज्म का जो मेन नोशन है, बिहेवियरिज्म मेनली क्या है, तो बिहेवियरिज्म का जो मेन नोशन है वो क्या है कि बिहेवियरिज्म का 2 नोशन है मेन। पहला नंबर पर यह है कि बिहेवियर लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट, और ये बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से अप्रोचेस है इसको यूज होते हैं कि वेदर इट्स लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वेदर इट्स जेनेटिक्स और वेदर इट्स सोशियो कल्चरल, ये सारे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बिहेवियरिज्म का 2 मेन नोशन है, वेदर द फर्स्ट वन इज द बिहेवियर लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज genetics प्ले मेन रोल विद इन द बिहेवियर। तो ये 2 नोशंस है क्या, किस चीज की, बिहेवियरिज्म का जो थ्योरी है उसकी या बिहेवियरल साइकोलॉजी की। ओके, अब गोल्स क्या है, किस लिए हम बिहेवियरल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इस चीज को पढ़ने की। तो द रिसर्चर्स and scientists who study behavioral psychology are trying to understand why we behave the way we do and they are concerned with the discovering patterns in our action। तो पहले नंबर पर बात यह है कि जो रिसर्चर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इसलिए कहते हैं कि बिहेवियरल साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम समझ जाए कि वाई वी बिहेव द वे वी डू, जिस तरह हम बिहेव करते हैं, जिस तरह इंसानों के दरमियान जो बिहेवियर है ये क्यों है, किस तरह ये वजूद में आता है। एंड आर कंसर्न विद डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन आवर एक्शन एंड बिहेवियर। पहले नंबर पर ये बिहेव हम क्यों करते हैं, क्या वजह है कि हम बाज़ औक़ात गुस्सा होते हैं, बाज़ औक़ात फ्रेंडली होता है, बाज़ औक़ात जो है ना झगड़ी के मोड में होते हैं, और बाज़ औक़ात डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं, तो ये क्यों करते हैं। और दूसरा नंबर पर इन चीज़ों की जो बिहेवियर है, हमारा गुस्सा, प्यार या उठना बैठने के तरीके सलीके, तो ये इसके पीछे रीजंस क्या है, कौन कौन से एक्शंस हैं जो हमारी बिहेवियर को शेप करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस, पहले नंबर पर कि हम ये बिहेव क्यों करते हैं, और दूसरा नंबर पर कि इसके पीछे कौन से आमिल है, कौन कौन से प्रोसेसेस है, इन दोनों को समझने के लिए साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, द बिहेवियरल साइकोलॉजी। अब दूसरा गोल क्या है कि अगर हमने ये पढ़ लिया, अगर हमने हमने ये पढ़ा कि हमारा ये एक्शन क्यों होता है और किस वजह से होता है, तो क्या होगा। तो इसके बाद फिर द होप इज दैट इफ वी कैन use behavioral psychology to help us predict how humans will behave, we can build better habits as individual। तो पहला नंबर पर ये कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि किस तरह इंसान कौन सी टाइम पे कौन सा बिहेवियर करता है, शो करता है, और दूसरा बात ये कि इसके पीछे कौन से अवामिल है, अगर ये हमें समझ आ जाए तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जो बैड बिहेवियर होते हैं इंसानों की, वो हम क्या करें, एलिमिनेट करें, ख़त्म करें, उस पर हम काम करें, उसके लिए कोई अल्टरनेट पाथवे जो है ना वो ढूंढ ले। तो पहला नंबर पर ये कि वी कैन यूज बिहेवियरल साइकोलॉजी टू हेल्प अस प्रेडिक्ट हाउ ह्यूमंस विल बिहेव, वी कैन बिल्ड बेटर हैबिट्स इन इंडिविजुअल, कि हम ये प्रेडिक्ट करें कि ह्यूमन किस तरह बिहेव करते हैं। तो हो सकता है कि हम क्या करें, फिर हम बेटर हैबिट्स किसी इंडिविजुअल को डेवलप करें या क्रिएट बेटर प्रोडक्ट इस कंपनी, और एज अ कंपनी हम बेटर प्रोडक्ट्स को जो है ना वो प्रमोट करें। जब हमें पता चली कि मार्केट में लोग कौन सी बिहेव करते हैं, कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या होता है, एंड डेवलप बेटर लिविंग स्पेसेस एज कम्युनिटीज़, और हम जो है वो क्या करें, बेटर लिविंग स्पेसेस एज कम्युनिटी हो हम क्या करें, डेवलप करें, क्योंकि हम एक दूसरे की वो समझ जाए, बिहेवियर समझ जाए कि गम के वक्त कौन सी बिहेवियर शो करना है, खुशी के वक्त कौन सी बिहेवियर शो करना है, एक दूसरे को साथ बात करने के वक्त कौन सी बिहेवियर शो करना चाहिए। तो उस वक्त जो है ना फिर हम क्या कर सकते हैं, डेवलप बेटर लिविंग स्पेसेस कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हम बेटर लिविंग स्पेसेस, बेहतर जिंदगी प्रमोट कर सकते हैं एक दूसरे के दरमियान। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड द गोल्स ऑफ द बिहेवियरल साइकोलॉजी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर। हमने तो पढ़ा बिहेवियरल साइकोलॉजी, अब बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर के बारे में पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, यहाँ पर थोड़ा सा और भी उसकी एक्सप्लेनेशन करवाते हैं कि व्हाट इज द बिहेवियर, बिहेवियर क्या करते हैं। तो एनी एक्शन दैट अदर्स कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्स, हर वो एक्शन जो दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड मेजर कर सकते हैं। इससे पहले हमने माइंड के बारे में पढ़ा था, तो माइंड इज द कवर्ट थिंग, मतलब वो ऑब्वियस नहीं था, वो हिडन था, जो दूसरे लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। लेकिन बिहेवियर वाज द ओवर्ट थिंग या ऑब्वियस थिंग, जो दूसरे लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एंड मेजर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले वाली बात, ये वाली जो बात है कि दूसरे लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ऑब्जर्व तो हो सकता है, लेकिन मेजर ऑब्जर्व तो हम सिंपली किसी की बिहेवियर को
जो खपा है, जो डिप्रेस है, वो हम ऑब्जर्व करवा सकते हैं। लेकिन दूसरे वाली जो बात है मैयर, हम दूसरों के बिहेवियर किस तरह मैयर कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्राइम करता है तो किस तरह हम कहेंगे कि कितना क्राई किया उसने या कितनी वक्त तक। तो दूसरी बात ये कि अगर कोई खपा है, डिप्रेस है, तो किस तरह हम उसको मैयर करेंगे। तो साइकोलॉजिस्ट ने इसके लिए 3 पाथवेज या 3 वेज जो है वो डिटरमाइन किए हैं कि 3 वेज से आप क्या कर सकते हो, बिहेवियर को मैयर कर सकते हो। पहला नंबर पर जो है वो है रिपीटेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर। आप क्या करेंगे, आप एक बिहेवियर की रिपीटेबिलिटी को काउंट करेंगे कि एक बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल कोई रोता है तो कौन कौन से टाइम पे वो क्राइम करता है, या कोई डिप्रेस है तो कौन कौन सी टाइम पे कितनी बार जो है ना, दिन में कितनी बार वो डिप्रेस होता है, कितनी बार वो गुस्सा उसको आता है, या हफ्ते में वो कितनी बार। तो द रिपीटेबिलिटी ऑफ दैट बिहेवियर, जो बिहेवियर वो शो करता है उसकी रिपीटेबिलिटी क्या है, ये पहला नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जो पाथवे है जिसे आप बिहेवियर को मैयर करवा सकते हो, दैट इज द टेम्पोरल एक्सटेंट। टेम्पोरल एक्सटेंट। अब टेम्पोरल एक्सटेंट में आप क्या करते हो, द ड्यूरेशन ऑफ द बिहेवियर आप मैयर करते हो। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब ये कि अगर कोई गुस्सा है तो कितनी टाइम तक वो गुस्सा होता है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट बिहेवियर। अगर कोई रोता है तो कितने टाइम तक वो क्राइम करता है, that is the temporal extent. That is the second pathway for measuring the behavior. The third pathway for measuring the behavior is the temporal locus. What is temporal locus? अब टेम्पोरल लोकस में आप क्या करते हो, टेम्पोरल लोकस में आप टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आप मेजर कर सकते हो। क्या कि व्हाट पॉइंट आर द टाइम ऑफ ऑकरेंस, कि कौन सी टाइम ऑफ ऑकरेंस आप इसमें क्या कर सकते हो, टाइम ऑफ ऑकरेंस, कि कौन सी टाइम पे वो बिहेवियर शो करता है। सुबह के वक्त उसको गुस्सा आता है, शाम के वक्त आता है, या जब लोग उसकी इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाए उसको गुस्सा आता है, या वो मुकम्मल एलोन हो जाए तो उसको गुस्सा आता है, एंग्रीली होता है। तो दैट इज द पॉइंट यार द टाइम ऑफ ऑकरेंस, कौन सी टाइम पे। तो ये 3 पाथवेज है। नंबर फर्स्ट वन रिपीटेबिलिटी, द सेकंड वन इज टेम्पोरल एक्सटेंट एंड द थर्ड वन इज द टेम्पोरल लोकस, जिसकी वजह से जो है ना आप बिहेवियर को मेजर करवा सकते हो। अब बिहेवियर के एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल सिंपली जितने भी एक्शंस है किसी बंदी के जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर करवा सकते हो। दैट इज द वॉकिंग, टॉकिंग, फिजिकल मूवमेंट्स। साथ में आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि कॉम्प्लेक्ट है, क्या है, कॉम्प्लेक्ट है। इस तरह की आप अगर कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन है या कोऑपरेशन है, जितनी भी होते हैं ना, क्रिएटिविटी है या प्ले है या फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी है, ये सारे के सारे क्या है, ये है बिहेवियर है। ये क्या है, ये बिहेवियर के एग्जांपल है। अब बिहेवियर तो आपको शायद समझ आ गया होगा। अब कौन कौन से अप्रोचेस है, तो दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी इन हियर। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि अब बिहेवियरल साइकोलॉजी तक पहुंचने के लिए या बिहेवियरल साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए कौन कौन से पाथवेज यूज होते हैं, या कौन कौन से अप्रोचेस ऐसी हैं, मॉडल ऐसी है जिसके थ्रू हम बिहेवियरल साइकोलॉजी को स्टडी करवाते हैं। So the first pathway or the first approach that is used for the studying behavioral psychology is biological approach, कि अब साइंटिफिकली साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी को क्या करें, वो स्टडी करें। तो हाउ यू कैन स्टडी बिहेवियरल साइकोलॉजी थ्रू साइंस और बायोलॉजी। तो बायोलॉजिकल अप्रोच क्या कहते हैं कि द साइकोलॉजी मॉडल दैट व्यूज बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग बिहेवियर के होते हैं उसको देख के आप बिहेवियर को क्या करें, स्टडी करें। अब बायोलॉजिकल फंक्शनिंग आप किस तरह जो है ना वो डिटरमाइन करवाएंगे, तो मेनली उसके लिए जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं बॉडी में, उस बायोकेमिकल प्रोसेसेस से आप क्या करवा सकते हो, उस बिहेवियर को आप डिटरमाइन करवा सकते हो। आप किस तरह, तो an understanding of biochemical process will give an understanding of psychological and social phenomena। जो साइकोलॉजिकल सोशल फिनोमेना जितने भी होते हैं उसके लिए आप उन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करवाएंगे, उसके बाद जो है ना आपको समझ आ जाएगा। अब कौन कौन से बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं या किस तरह हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल अप्रोच में हम 2 अप्रोचेस मेनली यूज होते हैं। पहला वाला अप्रोच जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज द हेरिडिटरी प्रोसेसेस। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड हेरिडिटरी प्रोसेसेस विद इन द बॉडी दे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। अब फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या है,
फॉर एग्जाम्पल अगर एक शख्स है और वो बूढ़ा हो गया है, तो पहला नंबर पर उसमें है एज है, क्या है, एज विद इन द फिजिकल स्ट्रक्चर आता है। अगर कोई शख्स बूढ़ा हो गया है तो वो ज़्यादा एंग्रीली होता है, ज़्यादा इजीली वो डिप्रेस होता है, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है वो कमज़ोर होती है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर द पर्सन इज द एज। दूसरा नंबर पर हेल्थ है, हेल्थ के बारे में भी आप जानते हैं, कोई बीमार हो तो किस तरह बिहेव करता है। तीसरा नंबर पर इलनेस है और पेन है साथ में, और इलनेस इलनेस बीमार, हेल्थ मतलब कोई हेल्दी हो किस तरह बिहेव करता है, इलनेस हो कोई बीमार हो किस तरह बिहेव करता है। साथ में सब्सटेंस एब्यूज वाले जो पर्सन होते हैं, सब्सटेंस या नशेई लोग होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर है। और इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, भी इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ द बिहेवियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द बिहेवियर में दो बातें आती है, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज द हेरिडिटरी प्रोसेसेस। दिस टू आर द डिटर्मिनेंट जिससे हम बिहेवियर को डिटरमाइन करवा सकते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि एज आता है इंसान की, हेल्थ आता है, इलनेस आता है, सब्सटेंस एब्यूज वगैरह, ये सारे के सारे किस में आते हैं, दैट वन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर। द सेकंड वन इज द हेरिडिटरी प्रोसेसेस विद इन द बॉडी। जो जेनेटिक में आपको जो मिल जाए, जेनेटिक में एक चीज़ आपको मिल जाए तो उससे भी आपकी क्या हो सकती है, आपकी बिहेवियर जो है वो क्या होता है, वो अफेक्ट होते हैं। जेनेटिक हेरिडिटी में क्या होता है, आपकी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जेनेटिक्स आपकी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। और जीन्स क्या है, दैट इज द कोड्स फॉर व्हाट यू डन इन द लाइफ। जो आप जिंदगी में करते हो तो उसके जो कोड्स होते हैं वो जीन्स में होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बाद में जिंदगी में वो डिकोड होते हैं। तो हेरिडिटरी प्रोसेसेस भी क्या करवाते हैं, आपके बिहेवियर को वो डिटरमाइन करवा सकते हैं। लेकिन ये बात हमने पहले पढ़ा था कि योर फिजिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन मोर योर बिहेवियर देन द हेरिडिटरी प्रोसेसेस। जो हेरिडिटी है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर होता है, वो बहुत कम लेवल पे होता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस बिहेवियर भी बहुत कम लेवल पे होते हैं। ज़्यादातर जो है वो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर आपकी बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, या आपके एनवायरनमेंट आपकी बिहेवियर को क्या करवाते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल अप्रोच में हम एनवायरनमेंट को नहीं स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल अप्रोच में हम सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द हेरिडिटरी प्रोसेस को स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन कैन अल्टर मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन है, एज है, हेल्थ है, इलनेस है, सब्सटेंस अब्यूज है, डिफरेंट डिजीज है, तो वो आपके मेंटल प्रोसेसेस को अल्टर करवा सकते हैं, उसमें मुदाखलत करते हैं। जैसा कि आप बीमार हो तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि आपके माइंड की वो कैपेबिलिटी नहीं रहती जो आप हेल्दी हो। अच्छा, रूट काजेज ऑफ नॉर्मेलिटी एंड डिसऑर्डर्स लाइज इन बायोलॉजी एंड रिक्वायर्स मेडिकल इंटरवेंशन। तो जो रूट काज ऑफ द एबनॉर्मेलिटी होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं बिहेवियर की, वो किस चीज़ में, वो बायोलॉजी में। आपका जो बायोलॉजी है, आपका बॉडी जो फिजिकल जो प्रोसेसेस आपकी बॉडी में होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब बायोलॉजिकल अप्रोच में हम वो कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बायोलॉजिकल, मेनली बायोलॉजिकल थिंग है या बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अफेक्ट होते हैं, तो हम इधर पढ़ते हैं वो उसको हम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर की। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस में वो मुदाखलत या हमारी बिहेवियर को वो शेप करवाते हैं। तो पहला नंबर पर उसमें न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में तो आप जानते होंगे कि दिस इज द केमिकल मैसेंजर दैट पास द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर एंड मेनली प्रेजेंट इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो अब पहले नंबर पर जो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज वन इज द एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन क्या है, तो एसिटाइलकोलिन मेनली जब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं एसिटाइलकोलिन एज द एक्साइटेटरी न्यूरॉन। क्या है ये, एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। अब एक्साइटेटरी क्यों है, क्योंकि ये सिग्नल को प्रमोट करने में और भी इस सिग्नल को और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ना कि उसको इनहिबिट करे। तो सिग्नल को ज़्यादा पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अब देख ले तो ये कौन सी काम करवाते हैं बॉडी में, ये लर्निंग में हेल्प करवाते हैं, दैट इज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेमोरी में हेल्प करवाते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये करवाता है, मसल कंट्रोल में क्या करवाता है, ये हेल्प करवाता है, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। तो इस वजह से आपकी बिहेवियर डिटरमाइन होती कि नहीं होती, आपकी लर्निंग की वजह से, आपकी मेमोरी की वजह से, आपके मसल कंट्रोल की वजह से आपका बिहेवियर डिटरमाइन होता है। तो एसिटाइलकोलिन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर। डोपामिन ये दूसरा वाला है, और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको आप देखें तो ये दोनों में आते हैं, ये इनहिबिटरी भी है और साथ में जो है ना ये एक्साइटेटरी भी है, दोनों काम ये करवाता है, इनहिबिटरी भी है और एक्साइटेटरी। इसको हम ज्यादातर कहते हैं प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन हार्मोन, इसको हम कहते हैं कौन सा,
प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन हार्मोन हम इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको आप देखें तो दैट्स हेल्प इन मोटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, इमोशन एंड मेमोरी। इन चीज़ों में जो है क्या करवाते हैं, आपकी बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं एक सिस्टम का दूसरे के साथ हेल्प आउट करना, दैट्स ऑल आकर ड्यू टू द डोपामिन। तो ये डोपामिन की वजह से, या डोपामिन का मेनली हमने बताया कि प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन में ज़्यादा हेल्प करवा सकते हैं। आपको जो खुशी फील होते हैं, गम फील होते हैं, सारे डोपामिन की इंक्रीज डिक्रीज की वजह से होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये आप क्या करते हैं, आप इमोशन है, मेमोरी है, वाटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन। एपिनेफ्रिन के बारे में आप तो जानते होंगे कि दैट्स आकर, इसको हम वो भी कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इमोशन एंड स्ट्रेस में ये ज़्यादातर हेल्प करवाता है। गाबा या गामा अमाइनो बीटारिक एसिड हार्मोन जो है ये मेनली क्या है, ये मेनली इनहिबिटरी हार्मोन है। क्या है ये? इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी, अगर आप इसको देखें उसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो दैट्स मेनली द इनहिबिटरी हार्मोन। ये इनहिबिट कराते हैं सिग्नल्स को। और ये मेनली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो हेल्प इन एंजाइटी, अराउजल एंड लर्निंग। अराउजल मीन अवेकनेस। क्या है? अवेकनेस है। व्हाट इज द अराउजल? दैट इज द अवेकनेस, या जागना या अवेयर होना अपने बारे में, दैट इज द अराउजल। तो एंजाइटी, अराउजल, लर्निंग में हेल्प करवाता है। सेरोटोनिन जो हार्मोन है, सेरोटोनिन मेनली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, द सेरोटोनिन एज द इनहिबिटरी, ये भी इनहिबिटरी हार्मोन है। क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन है। और अगर आप इसको उसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग में हेल्प करवाता है, आपकी स्लीप और अराउजल दोनों में ही हेल्प करवाता है। कौन से हार्मोन? सेरोटोनिन हार्मोन। अब ग्लूटामेट मेनली ये हेल्प करवाता है एंजाइटी और मूड में हेल्प करवाता है। एंड दिस इज द एक्साइटेटरी हार्मोन। अगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें, दैट इज द एक्साइटेटरी हार्मोन। और ये हेल्प करवाता है इन दोनों में, एंजाइटी में, मूड में। ये हेल्प करता है। आपका जो मूड होता है, मूड मेनली इसको मूडी हार्मोन या मूड चेंजिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। दैट इज द ग्लूटामेट, कि आपकी एंजाइटी और मूड में ये हेल्प करते हैं। तो ये हार्मोन्स है, आपकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है जो आपकी बिहेवियर को क्या करवाते हैं, डिटरमाइन कराते हैं। दैट वन इज द बायोलॉजिकल अप्रोच टू द बिहेवियरल साइकोलॉजी। अब हम दूसरा वाला जो अप्रोच है वो है साइकोडायनामिक अप्रोच टू द बिहेवियरल साइकोलॉजी। अब साइकोडायनामिक अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं कि साइकोडायनामिकली आपका बिहेवियर हम किस तरह स्टडी करते हैं। तो द अप्रोच दैट कंसंट्रेट ऑन द बिलीफ दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्सेस ओवर व्हिच इंडिविजुअल हैव लेटरल कंट्रोल। तो साइकोडायनामिक, या आपने पढ़ा होगा फ्रॉड्स का, सिगमंड फ्रॉइड का वो साइकोएनालिटिक थ्योरी। तो ये साइकोडायनामिक अप्रोच या साइकोडायनामिक जो अप्रोच है ये भी किससे निकला हुआ है, ये भी सिगमंड फ्रॉइड से, फाउंडेड बाय द वेरियस फिजिशियन सिगमंड फ्रॉइड। तो इन दोनों ने ये अब ये आप समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकोडायनामिक एंड साइकोएनालिटिक अप्रोच। तो साइकोडायनामिक साइकोएनालिटिक में सिंपली डिफरेंस ये है कि साइकोएनालिटिक जो था, साइकोएनालिटिक वो मेनली ओरिजिनल वर्क था अब द सिगमंड फ्रॉइड का। सिगमंड फ्रॉइड की जो ओरिजिनल थ्योरीज थी, क्या थी? ओरिजिनल थ्योरीज थी। उन थ्योरीज को हम कहते हैं साइकोएनालिटिक थ्योरीज। जो सिगमंड फ्रॉइड ने खुद जो आइडियाज दी थी वो क्या थी? वो साइकोएनालिटिक। अब साइकोडायनामिक फिर ये था कि दैट इज आल्सो द आइडियाज ऑफ द सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन लोगों ने जो डिड्यूस किया उससे जो चीज़ें बनी वो क्या थी? वो साइकोडायनामिक थी। फिर तो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरीज थी, उन थ्योरीज से उनके फॉलोअर्स ने जो आइडियाज दी और सिगमंड फ्रॉइड ने खुद जो आइडियाज ली, तो वो क्या थी? फिर सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनामिक अप्रोच था। दैट वन इज द, जितनी भी उसकी थ्योरीज होती है, थ्योरीज और प्लस उसके फॉलोअर्स आती है उसमें, तो दैट वन इज द साइकोडायनामिक अप्रोच। साइकोएनालिटिक मेनली ये फोकस करवाता है आपकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, पर ये फोकस करवाता है। कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस माइंड में ये फोकस करवाता है। साइकोडायनामिक में हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस के साथ साथ पर्सनालिटी पे भी फोकस करवाते हैं। पर्सनालिटी एज एन इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल एज अ होल उस पर हम साइकोडायनामिक अप्रोच में वो क्या करवाते हैं? फोकस करवाते हैं। और साथ में ये होता है कि साइकोडायनामिक में हम फॉर एग्जांपल साइकोडायनामिक में आप पढ़ते हैं अगर किसी पेशेंट को क्या हो, एंजाइटी हो या एक पेशेंट को डिप्रेशन है तो उसका ट्रीटमेंट आप थ्रू साइकोडायनामिक अप्रोच करवाते हैं, क्योंकि इसमें हम साइकोडायनामिक में एज अ होल पर्सन को देखते हैं, न कि सिर्फ उनकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस
माइंड को। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकोएनालिटिक एंड साइकोडायनामिक। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द साइकोडायनामिक अप्रोच। तो साइकोडायनामिक मेनली जो है ये क्या करवाता है, मेनली साइकोडायनामिक जितनी भी आप पढ़े तो ये यही कहते हैं कि साइकोडायनामिक मेनली हमें क्या कहते हैं, तो साइकोडायनामिक मेनली ये कहते हैं कि all the theories that explain the human functioning is all upon the drives and inner forces। तो क्या है कि क्या कहते हैं, all the theories that explain that human functioning is all upon the inner forces are the interaction between the drives of the human being, drives और प्लस the inner forces। तो मेनली इसमें हम क्या करवाते हैं, मेनली इसमें हम ये करवाते हैं कि जो इंटरेक्शन बिटवीन द ड्राइव्स एंड बिटवीन द इनर फोर्सेस, जो ख्वाहिशात इंसान के होते हैं और उन ख्वाहिशात को फुलफिल करने के लिए जो इनर फोर्सेस यूज होते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वी स्टडी एट इन द साइकोडायनामिक में हम इन दोनों की इंटरेक्शन को पढ़ते हैं कि साइकोडायनामिक अप्रोच में हम उस शख्स की ख्वाहिशात क्या थी, उनके ड्राइव्स क्या थी और उन ड्राइव्स को उन ख्वाहिशात को फुलफिल करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस यूज होते हैं। तो दैट साइकोडायनामिक मेनली फोकस ऑन द conscious unconscious inner forces of the body and drive। okay, so the approach that concentrate on the belief that behavior is motivated by the inner forces over which individual have a little control। तो ये कहता है कि आपकी बिहेवियर पे आपका बहुत कम कंट्रोल होता है क्योंकि ये आपके इनर फोर्सेस की या आपकी जो मेंटल प्रोसेस की वजह से ही कंट्रोल होता है। पॉइंट बाय वेनिस फिजिशियन सेगमेंट फ्राइड इन अर्ली 1900 साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव गिव इंपॉर्टेंस टू द इनर अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड द फोर्सेस दैट लीड बिहेवियर। तो ये हमने पढ़ा कि इसमें हम इनर फोर्सेस को, जो अनकॉन्शियस फोर्सेस आपकी होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, साथ में जो फोर्सेस उस बिहेवियर को शेप करवाते हैं, जो ड्राइव्स होते हैं आपकी ख्वाहिशात होती है उसको शेप करवाते हैं, तो इसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं। Freud's work have provided a way not only for treating mental disorder but also for understanding everyday phenomena such as prejudice and aggression। तो इसमें हम एक तरफ तो मेंटल डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करवाते हैं, फ्रॉड्स का जो कंसेप्ट है या जो साइकोडायनामिक अप्रोच है, मेंटल डिसऑर्डर को हम ट्रीट करवाते हैं, लेकिन साथ साथ में आप जो कॉमन फिनोमेना होते हैं अंडर द एवरीडे लाइफ, जिसमें आप प्रिजुडिस या एग्रेशन, प्रिजुडिस मतलब ये कि आप वो करें, सेल्फ इंस्पेक्शन करें या खुदबीनी दूसरों पे बदगुमानी करें या बदजनी दूसरों पे करें, तो दैट वन इज द प्रिजुडिस या तरफदारी, जिसको हम कहते हैं तरफदारी, या इसमें हम वो करते हैं बदगुमानी किस पे करते हैं या किसी के बारे में पहले से गलत राय कायम करना, दिस इज द प्रिजुडिस और एग्रेशन। जो ये दोनों एग्रेशन प्रिजुडिस हमारे सोसाइटी में जो है बहुत आम है। तो इन फिनोमेनस के बारे में आप साइकोडायनामिक अप्रोच पे आप स्टडी करवा सकते हो। अब इसको किस तरह रिमूव करना है, क्या क्या इसके साथ करना है, दैट्स द वर्क ऑफ द साइकोडायनामिक अप्रोच या साइकोडायनामिक थेरेपी। ओके, फिर डिफरेंट तरीकों से जो है ना उसके ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसमें जो है ना मेंटल डिसऑर्डर भी ट्रीट होते हैं, साथ में जो कॉमन फिनोमेना होते हैं वो भी ट्रीट होते हैं अंडर द साइकोडायनामिक अप्रोच। अब साइकोडायनामिक अप्रोच में मेनली क्या होता है, तो मेनली साइकोडायनामिक अप्रोच में वन ऑफ द मेन आइडियाज दैट देयर इज एन इनर टेंशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंस्टिंक्ट, द टेंशन लीड्स टू एक्शन फॉर फुलफिलमेंट, द फुलफिलमेंट लीड्स टू रिड्यूस द टेंशन। तो क्या होता है, पहले नंबर पर इसमें क्या होता है ये याद रखिए कि पहले नंबर पर साइकोडायनामिक अप्रोच में मेन आइडिया इज दैट देयर इज एन इनर टेंशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन इंस्टिंक्ट, आपकी जो डिजायर होता है, तो पहले नंबर पर आपकी डिजायर आता है। अब इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपके बॉडी में एक तजस्सुस पैदा होता है, एक इनर टेंशन पैदा होता है जो मेंटल प्रोसेसेस के नाम से जाने जाते हैं। जो आपके बॉडी में इनर जो टेंशन क्रिएट होता है, क्या होता है, टेंशन, बेचैनी क्रिएट होता है आपके बारे में कि आप उसको फुलफिल करना है तो जरूर। अब दूसरा इस पेज में क्या होता है, वो टेंशन जो इनर टेंशन क्रिएट होता है तो वो काज करता है उस डिजायर को फुलफिल करते हैं, क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब जब डिजायर फुलफिल हो जाए तो आपका ये इनर टेंशन जो है ये वापस क्या हो जाता है, वापस रिड्यूस हो जाता है। तो दैट वन इज व्हाट
दैट इज द साइकोडायनामिक अप्रोच। कि साइकोडायनामिक अप्रोच क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी में डिजायर पैदा होती है, उसके लिए इनर टेंशन क्रिएट होता है। उस इनर टेंशन की वजह से जब तक वो फुलफिल ना हो जाए वो इनर टेंशन खत्म नहीं होता, जब फुलफिल हो जाए तो इनर टेंशन दोबारा रिड्यूस होता है। साइकोडायनामिक मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इज अ 3 पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। तो साइकोडायनामिक मॉडल माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये पहले भी हमने पढ़ा है, अभी भी थोड़ा सा टच देंगे। और वो कौन से पार्ट्स ऑफ द माइंड है? दैट इज ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ईड में क्या है, ईगो में क्या है और सुपर ईगो में क्या है? तो ईड को हम सिंपली कहते हैं व्हाट इज ईड, व्हाट इज ईड, व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज द सुपर ईगो। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि व्हाट इज द ईग, व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज सुपर ईगो। तो ईड को हम पहले नंबर पर इसको हम कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल में अब क्या होता है? ईड होता है आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, क्या है? अनकॉन्शियस माइंड है। वो अनकॉन्शियस माइंड से आपकी ईड्स होते हैं और ईड में हम इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ एन एक्शन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ अभी हो जाए। हम उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को नहीं देखते, लेकिन हम उस चीज़ को अभी के अभी कंप्लीट करवाना चाहते हैं। तो ये चाहता है क्या? इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ अ थिंग चाहते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं और ये हेडन डिजायर होता है। तो दैट इज द ईड। ईड क्या है? ये एडवांटेज डिसएडवांटेज को नहीं देखते, लेकिन उस चीज को फुलफिलमेंट चाहते हैं। दूसरा नंबर पर ईगो है, जिसको हम रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल। और ये क्या है? ये कॉन्शियस माइंड है आपकी, क्या है? कॉन्शियस माइंड। अब ईगो में हम क्या करते हैं? ईगो में हम इस ईड को शेप देते हैं। जो ईड है, डिजायर है आपकी, इन ईड्स को हम शेप देते हैं। अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई द ईड, मॉडिफाई द ईड एंड ऑब्जर्व, या उसको हम शेप देते हैं और उसको सामने लेके आते हैं एक एक्सेप्टेबल फिनोमेना में, ताकि उसको हम दूसरों तक पहुंचाए, लेकिन ऐसे अंदाज में पहुंचाए लेकिन दूसरे लोग उससे मुतासर हो जाए, उसको एक्सेप्ट करें। तो ईगो इज द रियलिटी प्रिंसिपल। और इसमें हम सिंपली कहते हैं कि दूसरे लोगों के तरफ इस ईड को हम प्रेजेंट करें इन एक्सेप्टेबल पाथवे। जैसे कि आप एग्जाम्पल अगर आप दे दे तो एक हॉर्स है, क्या है? हॉर्स है। दूसरा उसका राइडर है। अब ये हॉर्स जो है दैट वन इज द ईड, राइडर जो है ये ईगो है। अब ईड क्या कहते हैं? हॉर्स है। ईड, हॉर्स हर तरफ जाना चाहता है, किस तरफ वो दौड़ना चाहता है, लेकिन राइडर उसकी जो ख्वाहिशात है, सड़क के आर पार जाना चाहता है, इस तरफ उस तरफ, लेकिन राइडर उसको कंट्रोल करवाता है। राइडर उसको उनके उन ख्वाहिशात को फुलफिल करता है, लेकिन इन एक एक्सेप्टेबल पाथवे उनको प्रोवाइड करता है। सुपर ईगो, जिसको हम कहते हैं मोरालिटी प्रिंसिपल, क्या कहते हैं? मोरालिटी प्रिंसिपल। और इसमें हम देखते हैं कि आपका जो एक्शंस है वो एक्शन किस हद तक ठीक है। इसमें हम देखते हैं मोरालिटी प्रिंसिपल मेनली 2 बातें उसमें, एक होता है कॉन्शियसनेस होता है, कॉन्शियसनेस होता है एक में, और दूसरा इसमें होता है ईगो आइडियल होता है। क्या होता है? ईगो आइडियल। तो कॉन्शियसनेस में आप अपनी जो एक्शंस होते हैं उस पर बहुत खपा होते हैं, डिप्रेस होते हैं। बाज़ औक़ात आप एक काम करते हो, बाद में जो है ना उस एक्शन के बारे में सोचते हो कि यार ये तो मैंने बहुत गलत किया। तो ये कॉन्शियसनेस में आप एक एक्शन के बारे में डिप्रेस होते हैं, आप एक एक्शन के बारे में तजस्सुस में मुब्तला होते हैं, दैट इज विद इन द कॉन्शियसनेस। ईगो आइडियल में आप एक एक्शन के बारे में अपने आप को आइडियल समझते हो। आप समझते हो कि ये काम मैं ऐसा करूँगा, ऐसा परफेक्ट हो जाएगा, इसमें इसी कामयाबी मुझे मिलेगी, दैट वन इज द ईगो आइडियल। इसमें आप ईगो आइडियल को, तो सुपर ईगो में मेनली हम हमारे जो डिजायर्स होते हैं या जो काम हम करते हैं उसकी अच्छाई बुराई के बारे में हम सोचते हैं कि हाउ इट इज गुड और हाउ इट इज बैड, कितना बैड है या गुड है। दैट वन इज द साइकोडायनामिक मॉडल। ओके, अब हम आते हैं तीसरा वाला जो मॉडल है, दैट इज द बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरिस्ट क्या है? बिहेवियरल अप्रोच में सिंपली इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, साइकोलॉजिकल मॉडल दैट फोकस ऑन वर्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो आपके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस पे आप मेनली फोकस करते हैं। दिस इज साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एज द फोकस स्टडी। तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं? बिहेवियर को स्टडी करते हैं, साथ में जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं जो आपके बिहेवियर को शेप करवाते हैं उसके बारे में हम बिहेवियरल अप्रोच में पढ़ते हैं। द मॉडल emerged as a reaction to the earlier approach to emphasize the significance of hidden underlying predetermined forces। तो ये मॉडल
जो ये साइकोडायनामिक मॉडल था, दूसरा पेज जो था, जो साइकोडायनामिक मॉडल था, जो आपकी हिडन फोर्सेस के बारे में बात कर रही थी कि आपका बिहेवियर आपकी कंट्रोल में नहीं होता, वो हिडन फोर्सेस की वजह से होता है। तो ये इसके खिलाफ आ गया। ये कहता है कि नहीं, आपका बिहेवियर ये आपके एनवायरमेंटल स्टिमुलाई की वजह से जो है ना ये शेप होता है। आपका एनवायरमेंट जैसा है वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। तो ये उसकी अगेंस्ट आ गया। द मॉडल इमर्ज इज रिएक्शन टू नो ओके द बिहेवियर सजेस्ट दैट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर अलोन शुड बी द मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजी। और ये बिहेवियर ये कहता है कि सिर्फ बिहेवियर क्या होते हैं साइकोलॉजी में मेन इंटरेस्ट होता है। जो इसकी ये बात गलत है, क्योंकि बिहेवियर और उसके पीछे जो मेंटल प्रोसेस दोनों को स्टडी करना होगा। तो बिहेवियर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आपका जो बिहेवियर है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, दैट इज द मेन थिंग दैट वी शुड हैव टू स्टडी विद इन द साइकोलॉजी। अब जो तीसरा, अब इस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में बिहेवियरल अप्रोच दो अप्रोचेस यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ इफेक्ट, द सेकंड वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग। एनी रिस्पांस दैट लीड्स टू आउटकम दैट इज सेटिस्फाइंग फॉर द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी रिपीटेड। अ रिस्पांस इज लीडिंग टू एन आउटकम दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग इज नॉट लाइकली। और इसको आप कहते हैं द लॉ ऑफ रीएनफोर्समेंट, भी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रीएनफोर्समेंट। पहले भी हमने पढ़ा है कि रीएनफोर्समेंट क्या है, जो बिहेवियर ठीक होता है उसको हम रिपीट करवाते हैं, जो बिहेवियर बैड होता है उसको हम क्या करवाते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट करवाते हैं, खत्म करवाते हैं। दैट इज व्हाट द बिहेवियरल अप्रोच। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहते हैं, इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच प्रीवियसली a neutral stimulus start eliciting a response that was originally attached to a neutral stimulus because the neutral stimulus has been closely associated with the other। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा होता है, ये हमने पहले डिटेल में भी पढ़ा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस है, एक बेल है, ये क्या है, बेल है, डेट वन इज द न्यूट्रल स्टिमुलस। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, हर वो स्टिमुलस होता है जो रिस्पांस क्रिएट नहीं करता। और दूसरा है नेचुरल स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल फूड है, एंड डेट वन इज द नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस हर वो स्टिमुलस होता है जो रिस्पांस खुद ब खुद क्रिएट करवाता है। अब ये दोनों हैं, ये फूड आपने एक डॉग को, जो पावलो ने, एवन पावलो ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसने इस नेचुरल स्टिमुलस को डॉग के आगे रख दिया। जब डॉग को ये फूड एक्सपोज कर दिया तो डॉग ने सलाइवेशन की। सलाइवेशन अब ये है द ऑटोनॉमिक और नेचुरल रिस्पांस ये शो किया डॉग ने। अब इसने, एवन पावलो ने ऐसा किया कि ये न्यूट्रल स्टिमुलस, उन्होंने ऐसा किया कि फूड के साथ साथ इन्होंने बेल भी बजा दिया। तो डॉग ने एक मरतबा ये कहा कि यार बेल बज गया, मुझे फूड मिल गया। दूसरी मरतबा फिर बेल बज गया, मुझे फूड मिल गया। तो तीसरी मरतबा ये डॉग ऐसा हो गया कि इन्होंने समझा अगर बेल बज गया तो मुझे ज़रूर फूड मिलेगा। इन्होंने तो तीसरी मरतबा जब फूड नहीं दिया गया लेकिन सिर्फ बेल बज गया, तो बेल के बजने की वजह से डॉग में सलाइवेशन क्रिएट हो गया। तो दैट इज द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस नाउ। तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस को जब आप नेचुरल स्टिमुलस में कन्वर्ट करवाते हो, दैट वन इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। कि न्यूट्रल स्टिमुलस से आपने किया क्या, नेचुरल स्टिमुलस। और फिर इसकी डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट थेरापीज में ये फिर यूज होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, दैट वन इज द बिहेवियरल अप्रोच। अब जो चौथा नंबर पे अप्रोच है, दैट वन इज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आप क्या स्टडी करवा सकते हो, तो ह्यूमनिस्टिक द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट सजेस्ट दैट पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ्स। इसमें क्या होते हैं कि ये मॉडर्न अप्रोच है, और इसमें हम क्या कहते हैं कि पीपल अपनी की धरती की वजह से ये बिहेवियर शो करता है। इसमें ना आपकी बायोलॉजी की वर्क है, ना आपकी एनवायरनमेंट का कोई रोल है। इस तरह की इधर हम पलटे कि the approach rejected the view that predetermined automatic biological forces, unconscious processes or the environment determine the behavior। ये सारी forces, ये सारी थ्योरीज ये रिजेक्ट करवाता है कि ना आपके बिहेवियर में आपके बायोलॉजी का कोई रोल है, ना अनकॉन्शियस माइंड का कोई रोल है, ना एनवायरनमेंट का। ये आपका अपना काम है। आपका ये जो बिहेवियर है ये आप अपनी की धरती की वजह से क्या करवाते हैं, वो शो करवाता है। तो ये क्या कहते हैं कि The humanistic approach that's focus on the whole individual क्या करता है, whole individual पे फोकस करवाता है to achieve full potential। क्या कहते हैं, full potential, या इसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी, या प्रीवेल भी इसको हम कहते हैं। प्रीवेल नीचे आता है कि प्रीवेल ऐसे कि आप
इस जितने भी काम आपके, जितने भी बिहेवियर आपके, ये आपके अंडर है, आपकी कंट्रोल में है। आप उसको अच्छाई की तरफ भी लेके जा सकते हो, आप उसको बुराई की तरफ भी लेके जा सकते हो। ओके, इट प्रोपोजेस दैट पीपल देमसेल्फ डिसाइड अबाउट देयर लाइव्स। ये क्या कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में खुद क्या करते हो, फैसला करते हो। अपीलियर इन बीइंग कैपेबल ऑफ डूइंग सो लीड्स टू फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये एग्जांपल है इसका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, कि आप अगर फेल हो गई, आपको डिप्रेशन आ गया, तो अब ये डिप्रेशन फेल होने की वजह से आ गया। अब ये फेल होना आपका अपना काम है, अपना स्टडी नहीं किया, आपने टाइम नहीं दिया उस चीज़ को, इस वजह से आपका फेलियर हो गया। अगर आप टाइम देती तो आपका फेलियर नहीं होता, आपका डिप्रेशन नहीं आता, आपको एंगरनेस नहीं आता। तो ये आपका अपना किदत है। इट आल्सो स्ट्रेसेस द आइडिया दैट पीपल बाय नेचर टेंड टू मूव टुवर्ड हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो ये भी रिजेक्ट करवाता है कि इंसान खुद ब खुद मैच्योर हो जाता है, या इंसान खुद ब खुद मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन करवाता है। नहीं, ये कहता है कि इंसान खुद ब खुद नहीं करवाता, आपका अपना काम होता है उसमें। अगर आप कोशिश करते हो, आप मेहनत करते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बन जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकोगे। अगर नहीं तो नहीं कर सकोगे। फ्री विल ह्यूमन पोजेस द एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स। फ्री विल में क्या है कि ह्यूमन पोजेस द एबिलिटी टू मेक डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स, कि इसमें जो है ना ह्यूमन अपनी लाइफ के बारे में क्या करवाता है, डिसीजन लेते हैं खुद ब खुद। फ्री विल है। अगर आप ये काम करते हो तो आप आगे जा सकते हो। आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप उस बिजनेस को टाइम देते हो, आप कामयाब होगी। टाइम नहीं देती, आप नाकाम होगी। आप डिप्रेशन में चलोगी तो तब चलोगी कि अगर आपने कोई गलत काम किया। अब गलत काम आप क्यों करते हो, तो उसके लिए आप अपने आप में जिम्मेवार हो, न कि दूसरे लोग, या आपका बायोलॉजी जिम्मेवार नहीं है, या आपका एनवायरनमेंट जिम्मेवार नहीं है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यही रिप्रेजेंट करवाता है। ओके, दैट वाज व्हाट द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सेज। अब इसके बाद आता है कॉग्निटिव अप्रोच। तो कॉग्निटिव अप्रोच से अपने आप कॉग्निटिव क्या कहते हैं कि आप जो आपका बिहेवियर जो होते हैं वो आपके अपनी सोच होते हैं, आपकी थिंकिंग होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स होते हैं, आपकी जो बॉडी में होते हैं। ओके, तो दैट वन इज द कॉग्निटिव सैम्पलिंग्स को इस तरह कहते हैं। द साइकोलॉजिकल अप्रोच मॉडल दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल नो, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। लोग दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, दैट वन इज द कॉग्निटिव अप्रोच। मेन एम्फसिस ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर थिंकिंग अफेक्ट देयर रिस्पॉन्सेज, हाउ इट मे लीड टू पॉजिटिव और नेगेटिव साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज एंड इवन हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आप किस तरह दुनिया को अंडरस्टैंड करवाते हो, आप उसके बारे में किस तरह थिंक करवाते हो, दुनिया में लोगों के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, और उस थिंकिंग, आपका ये जो थिंकिंग है किस तरह आपके रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करवाते हैं। आप थिंक करते हो सोसाइटी के बारे में, आप क्या थिंक करते हो, तो आपके रिस्पॉन्स को आप जो शो करते हो बिहेवियर, उसको किस तरह अफेक्ट करवाते हैं। हाउ इट मे लीड टू पॉजिटिव और नेगेटिव साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज। और आपकी जो थिंकिंग है ये आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है या आपको नेगेटिव की तरफ, एंड इवन हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स। और आपकी जो हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स होते हैं, डिजीज होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंगर, ये सारे, तो ये आपकी थिंकिंग की वजह से क्या होता है, क्रिएट होता है। ये कॉग्निटिव अप्रोच। सच प्रोसेस इंक्लूड परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनिंग एंड लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज भी आपका एक कॉग्निटिव है, अप्रोच है, कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो ये सारी प्रोसेस ऐसी है जो आपकी बिहेवियर को शेप करवाते हैं। ये कौन कहते हैं, ये कॉग्निटिव अप्रोच। पांचवा जो अप्रोच है दैट वन इज द साइकोलॉजिकल एवोल्यूशनरी अप्रोच। आप एवोल्यूशनरी अप्रोच में आप क्या कहते हो कि आप एवोल्यूशन, आप कहते हो कि हमारा ये जो बिहेवियर है ये थ्रू एवोल्यूशन आ गया है, ये पहले से जो है ना हमारे जेनेटिक्स में आगे चलते आ रहा है। ह्यूमन बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल है अडॉप्टेड इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर एंड एवोल्यूशन। इसमें हम ये कहते हैं कि आपका ये जो प्रेजेंट बिहेवियर है ये किस वजह से आपके वजूद में आया है, ये आया है आपके एनवायरमेंटल प्रेशर एंड साथ में एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन के थ्रू जो है ना आपका ये प्रेजेंट बिहेवियर ये वजूद में आया। तो ये थ्योरी किसने प्रेजेंट करवाया था, ये डार्विन ने प्रेजेंट करवाया था कि आपका ये जो कॉग्निटिव मॉडल है या जो कॉग्निटिव ट्रेट्स है आपके, अभी जो कॉग्निटिव ट्रेट्स है, तो ये थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से दूसरे में, और ये मोडिफाइड होते थे विद द टाइम कि किस तरह आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ किस तरह आपको होना चाहिए। तो थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि कौन से आपकी ट्रेड्स, कॉग्निटिव ट्रेड्स जो है वो एक्सेप्टेबल होती थी सोसाइटी में, वो आप
अटेंड करवाती थी। तो थ्रू नेचुरल सिलेक्शन आपके ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो गई, और अभी जो हमारी जो प्रेजेंट हमारी जो कॉग्निटिव अप्रोचेस है या जो कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटी है, ये थ्रू एवोल्यूशन आ गया है। तो ये कौन कहते हैं? ये डार्विन कहते हैं। और इसी से हम कहते हैं कि एवोल्यूशन अप्रोच में हमारे जो प्रेजेंट कॉग्निटिव मॉडल है, हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, हमारी जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर सारे के सारे हमें इवोल्यूशन में मिले हैं, पहले से जेनेटिक्स में मिले हैं। ओके, छठा नंबर जो है वो है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम सिंपली क्या कहते हैं कि इसमें हम सोसाइटी को देखते हैं, हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर क्या है, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाते हैं। तो मेन थिंग इसमें ये है कि व्हाट द पर्सन थिंग्स इज बेस्ड ऑन हिज और सोसाइटी, उसकी सोसाइटी में ये बेस करते हैं, बेस्ड ऑन हिज सोसाइटी और एनवायरनमेंट। तो सिंपली इसमें ये है कि आपका जो थिंकिंग है ये आपकी सोसाइटी की वजह से है, आपके एनवायरनमेंट की वजह से है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एज वेल एज इंटरप्रेटिंग अदर बिहेवियर्स। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर का आपके बिहेवियर पे क्या इंपॉर्टेंट है, और साथ में हम दूसरे लोगों की बिहेवियर को इंटरप्रेट करवाते हैं, उसकी कनेक्शन करवाते हैं, उसके अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसी कैसी बिहेवियर है। तो दैट वन इज द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने डिटेल का वो इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ में जो अप्रोचेज यूज होते हैं विद इन फॉर द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी वो पढ़ी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करवाएं। नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।